हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन द सिंगल करेक्ट आंसर टाइप इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर। तो एक एम्प्टी हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पर हमने इक्वल वेट्स मीथेन और ऑक्सीजन के CH4 एंड O2 को मिक्स किया है। तो टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्या हमें कैलकुलेट करना है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पर वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। ओके, तो यहां पर जो पूछा गया दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर फ्रैक्शन यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ O2 का मतलब हुआ O2 का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो इस फॉर्मूले से आप ये किसके बराबर आ जाएगा, x ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2। अब दोनों के वेट बराबर दिए गए हैं तो दोनों के वेट को हम x मान लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे x डिवाइड बाय O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, x डिवाइड बाय 32 प्लस x डिवाइड बाय CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/3। ओके, तो फर्स्ट का आंसर इज A। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज। तो आपको मैंने ये इसके रिव्यू जो लेक्चर था उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि जब हमारी इनिशियल स्लोप ज़ीरो हो जाती है दैट इज डेल Z अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो आपका ज़ीरो होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या आता है B इज इक्वल टू A अपॉन RT, जिसे हमने कैलकुलेट किया था कि T इज इक्वल टू A अपॉन RB। और ये टेम्परेचर क्या था, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर कोई रियल गैस एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में आइडियली बिहेव करती है। ओके, तो आंसर इज बॉयल्स टेम्परेचर जिसकी वैल्यू है A अपॉन RB। थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला है √3RT/m और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है √8RT/m। तो अगर आप दोनों की रेशियो यहां पर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाय √8/π। तो ये कैलकुलेट करने पे आप डायरेक्टली देख सकते हो उसको कि ऑब्वियसली √3 √8/π से तो बड़ा है, क्योंकि 8 को आप डिवाइड करेंगे 3.14 से तो वो 3 से वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है, बट कितना बड़ा है √3। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो B ऑप्शन तो गलत है, C ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 टाइम्स के आसपास तो रेशियो नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व ना भी करें तब भी क्लियर कट आंसर सिर्फ A ऑप्शन ही आएगी, 1.086 इज टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम इज। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहां पूछा जा रहा है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज 3/2 RT, और एक मॉलिक्यूल की अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो कितनी होती है 3/2 kT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ओके, तो जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों गैसेस के लिए, काइनेटिक एनर्जी का गैस की नेचर से कोई रिलेशन नहीं है, उसका
रिलेशन है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो दोनों के केस में टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है एम्प्टी कंटेनर में, सेम चीज़ है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। तो इसका मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, और इसी को क्या लिखेंगे हम, प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ H2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CH4, और दोनों के वेट्स बराबर दिए गए हैं तो आपके पास x ले लेते हैं हम, x डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, x/2 प्लस x/16। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पे हमारे पास 8/9, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। When an ideal gas undergoes unrestrained expansion, no cooling occurs because the molecules। देखिए जब भी कोई रियल गैस एक्सपैंड करती है, ठीक है, जब एक रियल गैस एक्सपैंड्स आइसेंथेल्पिक एंड एडियाबैटिक, ये आपने अगर जूल्स थॉमसन इफेक्ट पढ़ा है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो उसमें ये टॉपिक आता है कि रियल गैस जब एडियाबैटिक और आइसेंथेल्पिक कंडीशंस, इट मीन्स एंथैल्पी इज कांस्टेंट और एडियाबैटिक का मतलब है हीट चेंज उसमें जीरो है। तो इन कंडीशन में जब एक रियल गैस एक्सपैंड करती है तो उसमें कूलिंग भी हो सकती है गैस की, गैस ठंडी भी हो सकती है और हीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस एक प्रेशर डिफरेंस के अक्रॉस एक्सपैंड करती है। फॉर एग्जांपल यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है। तो P1 आपका हायर प्रेशर है, P2 आपका लोअर प्रेशर है। तो हायर से लोअर में जब गैस एक्सपैंड करती है थ्रू अ ओपनिंग, तो यहां पर वो गैस और कूल डाउन हो सकती है या वो हीटअप हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जूल्स थॉमसन कॉफिशिएंट पे, ठीक है। तो कूलिंग के लिए जो जूल्स थॉमसन कॉफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पॉजिटिव, और हीटिंग के लिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया उसका कि फॉर्मूला जो है वो कैसे इसको रिलेट करता है। क्लियर। अब देखिए म्यू के बारे में हमें कोई अभी इंफॉर्मेशन चलिए नहीं है, क्योंकि हम गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो म्यू हमने नहीं पढ़ा हुआ। बट आपको मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि रियल गैसेस के लिए म्यू डिसाइड करता है कि हीटिंग होगी या कूलिंग होगी जब एक गैस प्रेशर डिफरेंस के अक्रॉस एक्सपैंड करती है। और म्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज del T बाय del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर कीपिंग द एंथैल्पी कांस्टेंट। अब देखिए प्रेशर यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो del P क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास नेगेटिव आएगा। तो अगर फाइनल टेम्परेचर भी कम होता है, मतलब कूलिंग होती है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी नेगेटिव आएगा, तो del T भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू ग्रेटर देन 0। ओके, और अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा, तो म्यू क्या वैल्यू आएगी,
नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा पी क्या है, डेल पी नेगेटिव है। तो जब म्यू लेस देन जीरो तो हीटिंग होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, फॉर रियल गैसेस म्यू नॉन जीरो होता है और आइडियल गैसेस के लिए म्यू जीरो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका मैं आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझाता हूं कि होता क्या है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, अगर हम अर्थ के सरफेस से एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है, स्लो डाउन होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि अर्थ की फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो हमने अर्थ के सरफेस से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, अब ये धीरे धीरे स्लो हो रही है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम मॉलिक्यूल्स में लगाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पे एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अब सपोज ये जो मॉलिक्यूल है राइट साइड पे, ये दूर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये दूर जाएगा तो अगर लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रखनी है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी यहां डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो टेम्परेचर भी यहां पर कम हो रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगी। तो स्लो डाउन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। तो कूलिंग कब होती है, जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ओके, क्लियर। अब सेकेंडली, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की जगह रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन से ये जो मॉलिक्यूल है ये और फास्ट बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ धकेल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी वेलोसिटीज बढ़ती हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो वहां पर हीटिंग होती है। तो हीटिंग के केस में हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन। तो अब ये पूछता है कि जब अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन होती है किसी आइडियल गैस की, तो कोई कूलिंग नहीं होती। क्यों? पहला ऑप्शन दिया, आर मॉलिक्यूल्स आर अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए, ये इन्वर्जन टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई हम करते हैं रियल गैसेस के लिए, क्योंकि वहां पर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है। तो उसमें दो इन्वर्जन टेम्परेचर आते हैं, एक लोअर एंड एक अपर। तो आइडियल गैसेस के लिए तो म्यू जीरो होता है। ठीक है, और सेकेंडली आप ये बोलते हो कि रियल गैसेस में कूलिंग और हीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। यही रीजन है कि हीटिंग भी हो सकती है या कूलिंग भी हो सकती है। बट आइडियल गैस में तो कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यही हम मान के चलते हैं। तो जब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो किसी भी तरह की हीटिंग या कूलिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, तो द रीजन इज बिकॉज दे एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में जाने वाले मॉलिक्यूल्स और वेपर से वापस लिक्विड में आने वाले मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। पूरे सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे आप प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, डेंसिटी, कोई भी प्रॉपर्टी, हर फेज की प्रॉपर्टी अपने आप में कांस्टेंट है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि दोनों
लिक्विड्स जब बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हैं तो दोनों के टेम्परेचर्स सेम हैं। तो ऑन एवरेज द मॉलिक्यूल्स इन द टू फेज हैव, तो देखो टेम्परेचर इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज आर इक्वल, यही मतलब है इक्विलिब्रियम का दोनों में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास यहां पर वाटर भी हो सकता है और 100 डिग्री पे ही वेपर भी होगा, ठीक है। तो दोनों के टेम्परेचर इक्वल हैं। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पोटेंशियल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं होता, वो फेज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर दोनों का बराबर है तो क्या बराबर होगा दोनों की? काइनेटिक एनर्जी, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखिए लिक्विड में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वेपर में वीक होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड के लिए डिफरेंट होगी क्योंकि फेज बदल जाने से पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। टोटल एनर्जी क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है इसलिए वो भी डिफरेंट होगी। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है अकेले, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। अब हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, डी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको दिया गया है और एक और टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करनी है, सेम गैस है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? 8RT/πm। तो अगर हम दो केसेस ले लें, देखिए V1/V2, तो कितना आ जाएगा? 8R/πm, ये तो सब सेम है, तो ये आ जाएगा √T1/T2, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई अगर आप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0.3, फाइनल वेलोसिटी अननोन है। इनिशियल टेम्परेचर हमेशा किसी भी फॉर्मूला में केल्विन में लेना है, हमेशा। डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन और 927 डिग्री सेल्सियस इज 1200 केल्विन। तो यहाँ से आपके पास जो V2 आ जाएगा दैट विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जनरली आईआईटी में ट्रेंड यही होता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। वॉन डेर वाल इक्वेशन में कौन सी टर्म है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करती है? देखिए ये जो टर्म है A/v², ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए। ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जबकि जो बी फैक्टर है को वॉल्यूम, ये क्या डिफाइन करता है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आंसर इज सिंपली सी। अब देखिए बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ बॉटल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड आर कनेक्टेड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब। तो हम एक लॉन्ग ट्यूब यहां पर ले लेते हैं। एक एंड पे हमारे पास NH3 गैस है ड्राई, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं है, और दूसरे एंड पे हमारे पास है HCl गैस। अब दोनों गैस को साइमल्टेनियसली आपने उनकी ट्यूब्स को ओपन किया है, तो इस तरफ से लेफ्ट से अमोनिया गैस ट्रेवल करेगी, राइट से HCl गैस ट्रेवल करेगी। अब पूछता है कि जो वाइट अमोनियम क्लोराइड बनेगा जब NH3 और HCl मिलते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक वाइट कलर कंपाउंड है। तो इसके जो रिंग बनेंगे वो वाइट कलर रिंग कहाँ पर बनेंगे? क्या एग्जैक्टली सेंटर पे बनेंगे या अमोनिया वाली तरफ या HCl वाली तरफ? अब ये डिपेंड करता है कि दोनों गैसेस कहाँ पर मिलती हैं। अगर HCl ज़्यादा फास्ट जा रही है ट्यूब में और अमोनिया थोड़ा स्लो है, तो HCl इस सेंटर पॉइंट को जल्दी क्रॉस कर जाएगी और जब दोनों गैसेस मिलेंगी तो वो लेफ्ट वाले रीजन में मिलेंगी। अगर अमोनिया ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाती है
HCl से, तो इस रीजन में जो राइट वाला रीजन है, राइट हाफ, उसमें दोनों गैसेस मिल जाएंगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कि जितनी हैवी गैस होगी, जितना हैवी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही वो स्लो डिफ्यूज करेगी। तो ज़्यादा वेट कितना है, HCl का है, ठीक है, 36.5 ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया का है 17 ग्राम्स। तो HCl हैवी है, तो ये स्लो डिफ्यूज करती है। ओके, अमोनिया ज़्यादा फास्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है अमोनिया ज़्यादा फास्ट होगी तो वो मिड पॉइंट को जल्दी क्रॉस कर जाएगी, और यहाँ इस किसी रीजन में, राइट वाले रीजन में, हाइड्रोजन क्लोराइड के आसपास उनका रिएक्शन होगा जिसमें वाइट कलर के NH4Cl के रिंग्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट A की वैल्यू आपको दी गई डिफरेंट गैसेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर O2, N2, NH3 और CH4 के लिए आपको वॉन्डरवॉल कांस्टेंट A दिया गया है। अब द गैस विच कैन मोस्ट इजीली बी लिक्विफाइड, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैस कितने इजीली लिक्विफाई होती है ये डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब हुआ सबसे हायर वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट A। तो यहां पर जो हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 4.17, और वो किसके लिए है, अमोनिया के लिए। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ A, इजियर इट इज टू लिक्विफाई द गैस। जितनी ज्यादा A की वैल्यू होगी उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। तो आंसर इज C। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, तो डेंसिटी पूछ रहा है गैस की, तो सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी इज PM/RT। ओके, तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट में STP है फर्स्ट केस में, तो R तो कांस्टेंट है, M भी यहां पर कांस्टेंट है, तो ये तो डिसाइड नहीं करेंगे, तो कौन डिसाइड करेगा, P/T। ओके, तो फर्स्ट केस के लिए अगर आप P/T कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है 1 atm, तो प्रेशर 1 आ गया, और टेम्परेचर कितना आ गया, 273। सेकेंड बी ऑप्शन के लिए देखें 0 डिग्री सेल्सियस और 2 atm, तो प्रेशर 2 आ गया अपॉन 273 केल्विन। थर्ड केस के लिए देखेंगे तो 1 अपॉन कितना है, 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ज़्यादा आ जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, 546। अब फोर्थ ऑप्शन में 2/546, तो सिंपल है, यहां पर हम कंपेयर भी अगर करते हैं सबसे हायर वैल्यू किसकी आ रही है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस X। तो डायरेक्टली हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा गया है, तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो रेट ऑफ मीथेन डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो देखिए क्या क्या कि मीथेन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डबल है, तो ये 2/1 आ जाएगी, Rx को हम 1 मान लेते हैं, तो ये जो रेट ऑफ मीथेन हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 दैट इज 16। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने के ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 × 8, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इज इक्वल टू 64 ग्राम्स। ओके, now question number 15, according to the kinetic theory of gases for a diatomic molecule, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड का मीन वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, या रूट मीन वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इक्वेशन आती है दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। m is the mass of one particle, n is the total number of particles, u is the RMS
वेलोसिटी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन वेलोसिटी के, नहीं, गलत है। सेकेंड ऑप्शन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू रूट मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी यहां पर गलत है क्योंकि स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए इसमें एक और ही फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, हाफ mv²। तो इसका मतलब हुआ V² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। तो थर्ड ऑप्शन जो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वो भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कंटेनर ले लेते हैं, कोई भी गैस ए हमने यहां पर ले ली, उसके फिक्स नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। हीट करोगे तो प्रेशर अंदर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर क्यों बढ़ता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड तो बढ़ेगी। बट पॉइंट ये है, क्या एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, मॉलिक्यूल्स कितने फास्ट भाग रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है। प्रेशर का सारा रिलेशन है कि मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से कोलाइड कर रहा है वॉल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि प्रेशर उसी से डिसाइड होता है, कितने जोर से मॉलिक्यूल्स आके वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट गिव्स अस प्रेशर। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड में बढ़ोतरी होने से, इंक्रीज होने से प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज्ड रेट ऑफ कोलिजन्स अमंगस्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ज़्यादा स्पीड होगी तो मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, पर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कितने ज़्यादा करते हैं इससे प्रेशर डिसाइड नहीं होता। मॉलिक्यूल दीवार के साथ कितने ज़्यादा कोलाइड करते हैं इससे प्रेशर डिसाइड होता है। ठीक है, इस कंटेनर में बीच में दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये बार बार कोलाइड कर रहे हैं, उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर का इफेक्ट है जब मॉलिक्यूल वॉल के साथ जाके कोलाइड करेगा। तो सेकंड बी इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो नहीं बढ़ रही यहां पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ए पे डिपेंड करती है। ए रिलेटिवली टेम्परेचर के साथ बहुत चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जब मॉलिक्यूल फास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं तो कम हो जाती है बढ़ने की जगह। एंड डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ, उसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ पहली ऑप्शन है जो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करती पर इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, बाकी तीन का तो कोई रिलेशन नहीं बनता। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन। अब ये भी डायरेक्टली आप वैसे सॉल्व कर सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन टोटल प्रेशर, तो वो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। सॉल्व करने पे आएगा आप आंसर 15/16। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का अगर आप फॉर्मूला देखें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, पाई डी स्क्वेयर। ठीक है, डी इज द मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही मीन फ्री पाथ कम होता जाएगा। तो डी जितना छोटा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही लंबा होगा। तो सबसे छोटा डायमीटर यहां पर किसका है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल यहां पर कौन सा है, H2। ओके, तो H2 इज द स्मॉलेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट, अरेंज द वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट फॉर द गैसेस। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की बात कर रहे हैं या फिर ये बी की बात कर रहे हैं। ओके, बट अगर आप वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं दी हुई, ये बी की वैल्यूज़ नहीं हैं, ये वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यूज़ हैं। तो ध्यान से जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स ने, जो प्रीवियस आईआईटी के सॉल्यूशंस हैं, उन्होंने इन वैल्यूज़ को बी की वैल्यूज़ बताया है, ठीक है। और रीज़न ये दिया है कि जैसे साइज़ बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का, तो उसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर निकाल दिया है। बट अगर आप एग्जैक्टली वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इन मॉलिक्यूल्स की ए कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए। ओके, तो एग्जैक्टली मैं आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर इसमें दे रहा हूँ। नियॉन की वैल्यू 0.216 या 0.217 होती है, वाटर के लिए 5.464, बेंजीन के लिए 18 और टॉल्यूइन के लिए 24। ओके, तो आंसर इज सी। क्लियर? तो ये एक मोर ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अब डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है जिससे आप गैस कर सको कि ए की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी या किसके लिए कम होगी। ओके, एक लिमिट तक आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो पोलैरिटी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे, बट उससे आगे गैस के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली नहीं हो सकता। ओके, तो ध्यान रखिए ये सारी वैल्यूज वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यूज दी गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2 एंड एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन। तो VRMS का फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट 3RT/m। तो वेलोसिटी ऑफ H2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 3R और ओके 3R कांस्टेंट है, T और M वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ऑफ H2 कितना है यहाँ पे 50 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना है 2 इनटू O2 के लिए मॉलिक्यूलर मास इज 32, टेम्परेचर इज 800। ओके, तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस पे आप। क्लियर? तो यहां पर जो आंसर आएगा रेशियो कितनी होगी यहां पे 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, x ml of H2 gas effuses through a hole in a container in 5 seconds। ठीक है, तो हाइड्रोजन के x ml को एफ्यूज करने में 5 सेकेंड लगते हैं। तो लिख लेते हैं हम रेट ऑफ एफ्यूजन। तो रेट ऑफ एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो इसका मतलब हुआ x ml ऑफ H2 डिवाइड बाय टाइम 5 सेकेंड, क्योंकि रेट का मतलब है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम K कांस्टेंट ले लेते हैं, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा H2 का 2। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, K कांस्टेंट इसको ना भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम टेकन फॉर द एफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, मतलब प्रेशर, एरिया ऑफ जो ओपनिंग है वो सारी सेम है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे H2 और हीलियम को। H2 की वैल्यू दी है हीलियम के लिए। अब क्योंकि हीलियम का भी x ml ही है, तो देखिए रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ H2 था x/5, रेट ऑफ हीलियम भी क्या होगा x ml डिवाइड बाय, अब टाइम उसका t दिया गया है, ये कितना आ जाएगा? देखिए k तो और कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम दैट इज 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू ये रूट 2 आ रही है, x से x कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा आपका कि t/5 √2
तो यहाँ पर जो टाइम है वो 5√2 आ रहा है, जो कि 10 तो नहीं है। तो टाइम इज इक्वल टू 5√2। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है कि टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स नहीं आ रही। सेकेंड में अब हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को O2 के साथ, तो वही चीज़ होगी रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2। ये कितना आ जाएगा T/5, क्योंकि ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। T/5 इज इक्वल टू O2 के लिए 32/2 दैट इज 4। तो यहां पे टाइम कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो सेकेंड में मैच कर रहा है, और क्योंकि हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर्स कर रहे हैं तो हमें आगे की 2 ऑप्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इसी तरह से आप बाकी की 2 ऑप्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 1 मोल ऑफ N2O4 गैस एट 300 केल्विन इज केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमारे पास N2O4 है, तो N2O4 गैस जब डिकम्पोज करती है तो 2 NO2 के मॉलिक्यूल बनाती है। तो इनिशियल पे अगर 300 केल्विन टेम्परेचर पे देखा जाए तो इसका आपको 1 मोल दिया गया है और NO2 के बारे में कोई भी बात नहीं की है, मतलब NO2 0 है। अब जब इसको आप 600 केल्विन पे हीट करते हो तो क्या होता है 20% N2O4 ब्रेक हो जाती है। तो 1 मोल में से 20% चले जाएंगे तो क्या बचेगा 0.8 मोल। ठीक है, अब 1 मोल N2O4 2 मोल NO2 बनाते हैं, तो 0.2 मोल टूट के 0.4 मोल बनाएंगे। तो यहां पर जो टोटल मोल्स आ गए 600 केल्विन पे, वो कितने आ गए 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 1.2 मोल। अब देखिए PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन हमें पता है। अब इसमें N चेंज हो रहा है क्योंकि इनिशियली टोटल मोल 1 था, फाइनली टोटल मोल 1.2 है। प्रेशर इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर था। ठीक है, तो यहां पर P1 जो है 1 atm है, यहां पर जो P2 है दैट इज अननोन। तो प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ R कांस्टेंट है। तो अगर हम रेशियो लेते हैं, ठीक है, P1V इज इक्वल टू N1RT1, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी P2V इज इक्वल टू N2RT2। दोनों की अगर आप रेशियो ले लें तो R कैंसिल हो जाएगा, तो P1V भी यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर P1 क्या है 1 डिवाइड बाय P2, इनिशियल मोल्स 1, टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय N2 इज 1.2, टेम्परेचर 600। तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 एटमॉस्फेयर। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो जनरली ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो रिलेटिवली थोड़े बेटर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस 1 होता है, ये तो बच्चा भी जानता है। 24th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, देखिए ग्राहम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एरिया की बात यहाँ पर इन्होंने नहीं की है, ना टेम्परेचर की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी होगा दैट विल बी प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो इट इज PA by PB M B by A root. Answer is C. And the question number 25, a gas will approach ideal behavior. तो ideal behavior कब होता है एक्सट्रीमली लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। क्यों होता है ऐसा, देखिए जब आप एक Z वर्सेस P कर्व देखते हैं, ये Z इज इक्वल टू 1 लाइन है, तो आपने देखा होगा कि H2 और हीलियम के कर्व तो इस तरह से निकल जाते हैं, बाकी कुछ गैसेस के कर्व इस तरह से होते हैं। तो अगर हम बहुत लो प्रेशर पे देखें, जब बहुत ही लो प्रेशर हमारे पास है, तो सारे कर्व जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं किस पॉइंट से, Z इज इक्वल टू 1 लाइन के बहुत क्लोज हैं।
उसके बाद जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं ये कर्व दूर होते जा रहे हैं इस z इज इक्वल टू 1 लाइन से, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे ये सारी लाइंस z इज इक्वल टू 1 से काफ़ी क्लोज हैं, मतलब आइडियल बिहेवियर के क्लोज हैं। सेकेंडली, अगर मैं CO2 का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ये CO2 के लिए है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। तो ये T3 पे आ गया और ये T2 पे आ गया, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब किसके नज़दीक जा रहा है, z इज इक्वल टू 1 लाइन के क्लोज जा रहा है। इसका मतलब आइडियल बिहेवियर को अप्रोच कर रहा है। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। ओके, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो आंसर इज सी। Okay, so next batch of questions 26 onwards or multiple choice we'll see in the next lecture. Okay, thank you.